नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात लाल कुनबे में बगावत के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि अखिलेश यादव की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान का कुनबा बागी है तो शिवपाल यादव ने मोर्चा खोल रखा है। आज सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने भी बगावती तेवर दिखाए और अखिलेश यादव के नेतृत्व को ही चुनौती दे डाली। लेकिन अखिलेश को झटका तब लगा जब सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने योगी से मिलने के लिए समय मांगा। मतलब सपा के सब अपने अपने धीरे धीरे बागी होते जा रहे हैं। अखिलेश तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बगावत से आखिर कैसे निपटे। लाल कुनबे में बगावत का ब्रह्मास्त्र। आजम का कुनबा बागी, शिवपाल का खेमा हावी। बगावत के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव की चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ आजम खान का कुनबा है तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव का खेमा, और इन सब के बीच फंसे अखिलेश यादव, जिनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। क्योंकि अब सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठाकर लाल कुनबे में बगावत की आग को और ज्यादा तेज कर दिया है। आज भी मुलायम सिंह के जिंदाबाद कहने वाले लोग हमारे जैसे लोग हैं जो मुलायम सिंह को अपना नेता मानते हैं, और जब तक मुलायम सिंह हैं उनकी बिना राय मशवरा के कहीं कोई निर्णय करने का मन नहीं बना सकते हम लोग। अखिलेश यादव को आप लोग नेता नहीं मानते? नहीं, अखिलेश पार्टी नेता हो सकते हैं, पार्टी नेता होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, व्यक्तिगत मेरी बात है, अखिलेश यादव एक पार्टी के नेता हैं। मेरे नेता माननीय मुलायम सिंह। सुखराम सिंह यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को अहंकार निगल जाता है। वहीं शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की, उस पर सुखराम सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए सड़क पर संघर्ष किया और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुखराम यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अखिलेश के खिलाफ बगावत करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हालांकि शिवपाल यादव की तरह सुखराम यादव के भी भाजपा में जाने की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि उनकी राज्यसभा सांसदी जल्दी खत्म होने वाली है और वो उससे पहले अपने लिए नया ठिकाना चाहते हैं। लेकिन सवाल शिवपाल का भी है, जिनके भाजपा में जाने के सवाल पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं, क्योंकि अब शिवपाल ने अखिलेश को उन्हें पार्टी से निकालने की चुनौती दे दी है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हुए उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। लेकिन अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका शहजुल इस्लाम ने दिया है, जिन्होंने सीएम योगी से मिलने का समय मांगा। माना जा रहा है कि 30 अप्रैल को शहजुल इस्लाम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर जब बुलडोजर चला, उसके बाद पार्टी में किसी ने भी शहजुल इस्लाम के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही बगावती बिगुल बज उठे। हालांकि कुछ समय पहले जरूर अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन बरेली भेजा, लेकिन शहजुल इस्लाम उस डेलीगेशन से नहीं मिले। इस खबर ये आ रही है कि शहजुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है और 30 अप्रैल को शहजुल इस्लाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। जानकारों की माने तो शहजुल इस्लाम अखिलेश यादव की उदासीनता से नाराज हैं, क्योंकि जब उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसा ही आरोप आजम खान के कुनबे का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने आजम खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। इसको लेकर अब तक कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं एक छात्र नेता ने आजम खान के समर्थन में अपने खून से अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आजम की रिहाई के लिए कुछ नहीं करने का तंज कसा है। एक ऐसा ही लेटर बुधवार को बरेली के आला हजरत दरगाह की मौलाना ने मुलायम सिंह यादव को लिखा था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि
क्या समाजवादी पार्टी में मची बगावत के शोर का दी एंड कब होगा, क्योंकि हर अगले दिन एक नेता या तो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल देता है या फिर इस्तीफा दे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जेल में मनेगी आजम की ईद, क्योंकि जहां एक तरफ आजम खान का कुनबा अखिलेश यादव से अपनी बगावत दिखा रहा है, वहीं आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिस एक केस में आजम खान की जमानत बची थी उसकी सुनवाई 4 मई तक के लिए टल चुकी है, जिससे आजम खान का घर पर ईद मनाने का सपना बुरी तरह से टूट गया है। आजम खान को नहीं मिली जमानत। जेल में ही मनेगी आजम की ईद पर आजम की रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे आजम खान के समर्थकों को जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिस एक केस में आजम खान की जमानत बची थी उसमें यूपी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया और अब जेल में आजम खान की रिहाई का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की ईद से पहले जेल से रिहा होने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं और माना यह जा रहा था कि ईद से पहले उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन रिहाई से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरे हुए तकरीबन 4.5 महीने का वक्त बीत चुका है। इस बीच कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन नए तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराना चाहती है, इसलिए सुनवाई के लिए वक्त दिया जाए। आपको बता दें कि आजम खान को 72 में से 71 केस में जमानत मिल चुकी है और जो एक केस बचा है उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। यही वजह थी कि इस बार आजम खान और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि आजम खान इस बार घर पर ईद मनाएंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जमानत के लिए नए तथ्य पेश करने को कहा है, यानी 4 मई को अब जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच फिर से सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि आजम खान अभी जिस एक मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद है वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला केंद्र सरकार की कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है, जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वो तारीख है जब आजम के भविष्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश को महामाया चैलेंज की, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के अपने बागी हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अखिलेश यादव के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि अखिलेश ने मायावती पर भाजपा के साथ मिलने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। वहीं अब मायावती ने अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी है। अखिलेश को महामाया का चैलेंज। देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। राष्ट्रपति पर बुआ बबुआ की बिग फाइट। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सियासत का सुपर एक्शन, सपा बसपा का भाजपा कनेक्शन। सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने मायावती के लिए दिया था, अब उस पर मायावती ने पलटवार करते हुए अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ।
अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा योगदान है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा था कि जो मदद बसपा ने भाजपा की है उसके बदले भाजपा को मायावती को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। लेकिन मायावती को अखिलेश की बात ऐसी चुभी कि अखिलेश को वहां चैलेंज देते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। कमजोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। मतलब मायावती ने मुस्लिम नेताओं पर हुई कार्रवाई और चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने तक के अखिलेश को जिम्मेदार बताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है, बल्कि मायावती को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस वक्त जो मुस्लिमों पर एक्शन हो रहा है उसके लिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं। मायावती ने कहा कि दरअसल अखिलेश यादव को ये लगता है कि जब तक बीएसपी एक्टिव रहेगी तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और इसीलिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लड़ाई सपा और बसपा की मुखिया के बीच हो रही है उसका अंत कहां होगा, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है और यूपी में मिली हार के बाद लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि जहां बसपा का यूपी में सिर्फ एक ही विधायक है, वहीं समाजवादी पार्टी में छिड़ी बगावत हर दिन तेज होती जा रही है और अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इससे कैसे डील करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बिजली का अंधेर काल क्यों की, क्योंकि यूपी पर पावर कट ने संकट मंडरा दिया है। गांव में 8 घंटे, तहसीलों में 6 घंटे और शहरों में 5-5 घंटे का पावर कट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि पावर प्लांट में भी कुछ दिन का ही कोयला बचा है। आज जब बिजली संकट को लेकर एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने संकट पर एक तकनीकी से भरा भारी भरकम जवाब दे दिया, लेकिन ये संकट कब खत्म होगा ये नहीं बताया। और अब सवाल ये है कि अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में आखिर क्या होगा। बिजली का अंधेर काल कब खत्म होगा काल। खत्म हो रहा है कोयला, अंधेरे में आपका जिला। एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ बिजली की कटौती से हाहाकार, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे पर बिजली के संकट ने चिंताओं के बादल मंडरा दिए हैं। गांव में 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली आ रही है, 8 घंटे बिजली छूमंतर हो जा रही है। वहीं तहसीलों का हाल भी बुरा है, जब 6-6 घंटे के पावर कट ने त्राहिमाम मचा दिया है। नगर पंचायतों में 6.25 घंटे की कटौती हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में 7-7 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। और मुश्किल ये है, कहीं से राहत वाली खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से पावर कट के बारे में पूछा तो उन्होंने तकनीकी से भरा फैक्टर तो बता दिया, लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना, सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। समस्या, जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। अगर आसान भाषा में समझें तो यूपी में रोजाना कुल 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिल सिर्फ
19,250 मेगावाट बिजली ही रही है। मतलब जरूरत और सप्लाई में एक बड़ा गैप आ गया है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूँ कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी, ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। वहीं पावर प्लांट के पास कुछ दिन का ही कोयला बचा है, जिसमें ओबरा पावर प्लांट के पास 6 दिन, हरदुआगंज पावर प्लांट और परीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ 4-4 दिन का ही कोयला बचा है। ये संकट इसलिए भी है कि यूपी में 3,615 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिससे अप्रैल से अब तक 28 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ है। हालांकि बिजली के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाने का दावा कर रही है। ऐसे में कोयले की सप्लाई न रुके, इसके लिए रास्ते में आने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिसमें बरेली प्रयागराज 14308, प्रयागराज बरेली 14307, लखनऊ मेरठ ट्रेन 22453, मेरठ लखनऊ ट्रेन नंबर 22454, बरेली रोजा 04380, रोजा बरेली 04379, काठगोदाम मुरादाबाद 05331, मुरादाबाद काठगोदाम ट्रेन नंबर 05332 शामिल है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिजली के संकट से आखिर राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल का ही महीना है। अगर मई तक राहत नहीं मिली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ठाकरे को भोगी नहीं योगी चाहिए। दरअसल सीएम योगी का लाउडस्पीकर मॉडल महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को पसंद आ गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। निशाने पर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और मामला लाउडस्पीकर विवाद का है। लाउडस्पीकर पर योगी मॉडल हिट, राज ठाकरे ने किया ट्वीट। ठाकरे को भोगी नहीं योगी चाहिए। लाउडस्पीकर के विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे सीएम योगी के लाउडस्पीकर वाले मॉडल से इतने प्रभावित हुए हैं कि वो अब योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। राज ठाकरे ने योगी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया कि धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। अपने ट्वीट में राज ठाकरे ने जहां सीएम योगी की तारीफ की है, वहीं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ अब महाराष्ट्र के नेता मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से अवैध रूप में जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको हटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसकी तारीफ करते हुए राज ठाकरे ने लिखा है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थानों से, खास तौर से मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का काम योगी सरकार कर रही है, उसकी मैं दिल से तारीफ करता हूं। दुर्भाग्य कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। जाहिर तौर से बात है कि महाराष्ट्र में मनसे नेता राज ठाकरे ने सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा था कि अगर महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। गौरतलब है कि लाउड स्पीकर को लेकर लड़ाई राज ठाकरे के बयान के बाद शुरू हुई थी, जिसकी आग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। सबसे पहले काशी में लाउड स्पीकर लगाया तो कासगंज और अलीगढ़ में भी लाउड स्पीकर लगाने की होड़ मच गई। और जब ये लड़ाई हनुमान चालीसा और अजान में तब्दील हुई तो सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए सभी अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का डंडा चला दिया। न मस्जिद को बख्शा, न ही मंदिर को। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने 30 अप्रैल तक समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,929 लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है। वहीं करीब 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर तय मानक के अनुसार कर दी गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर हो रही सियासत कब खत्म होगी, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर धार्मिक संस्थानों ने अपनी तरफ से सौहार्द का परिचय दिया है, लेकिन सियासत की आग कभी भी खेल खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।